हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना भी आपके स्टडी का टाइम टेबल आपने सेट कर रखा है डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के हिंदी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। और आज की क्लास में आप बताइएगा इन क्वेश्चंस में आपका स्कोर कितना रहा। कम समय में ज़्यादा प्रश्न लेने की कोशिश करेंगे हम लोग। और बिल्कुल एग्ज़ाम से पहले आप वीडियोस ज़रूर देखें, क्लासेस ज़रूर अटेंड करें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है और आप कितना और बेहतर कर सकते हैं और मेहनत आपको भी कितनी करनी है। फ़िलहाल आपकी सफलता की शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो अगर पहले क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो पहला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है ये जानना है। और ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन है गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर प्रेमचंद के बारे में बात कर लें, फिलहाल इस क्वेश्चन के सही ऑप्शन की अगर बात कर लें तो जो सही ऑप्शन है वो मंगलसूत्र है। इनका अधूरा उपन्यास क्या है? मंगलसूत्र है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रेमचंद्र की कुछ प्रमुख रचनाओं की, इन्होंने और क्या क्या लिखा है। तो एक तो सबसे ज़्यादा जो है वो रंगभूमि ही है ना। ये जो तीनों ऑप्शन हैं, गबन, रंगभूमि और मंगलसूत्र, ये तीनों ही इन्हीं के उपन्यास हैं, प्रेमचंद्र के ही उपन्यास हैं। लेकिन जो अधूरा रह गया था वो उपन्यास मंगलसूत्र ही है, ये आप जानते हैं। और कौन कौन से उपन्यास, कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी, तो बात कर ली जाए तो एक तो सेवा सदन हो जाएगा। ठीक है, सेवा सदन, कर्मभूमि, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, गोदान, ठीक है, निर्मला। ठीक है, ये प्रेमचंद की क्या है रचना है, जैसे सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि, गोदान, निर्मला। तो इस तरह से अगर आप एक लय में याद करते हैं या ट्रिक से भी याद करते हैं तो आपको चीज़ें याद हो जाती हैं। ठीक है, और बात कर ली जाए प्रेमचंद की सबसे छोटे उपन्यास की, तो इनका सबसे छोटा उपन्यास जो था वो निर्मला था। क्या? निर्मला सबसे छोटा उपन्यास ये था। ठीक है, और कौन सा सबसे प्रसिद्ध है, प्रचलित है, ये आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताएं। ये तो फिलहाल बात रही उनकी रचनाओं की। अगर हम बात करें इनकी कहानी की, इन्होंने कहानियाँ क्या क्या लिखी हैं, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि दो बैलों की कथा ना, दो बैलों की कथा, इन्होंने ये कहानी लिखी। ठीक है, पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर, मैं बोल दे रही हूँ, आप लिख लीजिए। ठीक है, या आप बस जानते हैं तो उसी तरह एक बार सुन लीजिए ताकि रिवाइज हो जाए। ईदगाह, जो कि बहुत ही प्रचलित कहानी है, जो कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं। ईदगाह, पूस की रात, कौन सी? पूस की रात, पूस की रात, ये कहानी इनकी है। और बात कर ली जाए कफन, बड़े घर की बेटी, ठाकुर का कुआं, ये सारी जो है इनकी प्रेमचंद की कहानियाँ हैं। ठीक है, बड़े घर की बेटी प्रसिद्ध है थोड़ा सा। और जान लें इनके बारे में, प्रेमचंद के वास्तविक नाम, जो इनका मूल नाम क्या था उसके बारे में बात कर ले तो हम धनपत राय, क्या नाम था इनका? धनपत राय श्रीवास्तव, धनपत राय श्रीवास्तव। एक बार फिर देखते हैं क्या है प्रेमचंद की रचनाएं। रंगभूमि, सेवा सदन, गबन, कर्मभूमि, गोदान, निर्मला। निर्मला सबसे छोटा उपन्यास रहा। कहानी है दो बैलों की कथा, पंच परमेश्वर, ईदगाह, पूस की रात, कफन, बड़े घर की बेटी, ठाकुर का कुआं। और इनका नाम हम लोगों ने देख लिया। आगे चलते हैं, देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था किस पर? रश्मि रथी पर, उर्वशी पर, कुरुक्षेत्र पर, उपरोक्त में से एक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो दूसरे का जो सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। ठीक है,
तो उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब हुआ था ये आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करें। देखिए, चाहे वो रश्मि रथी हो या आपका हो गया कुरुक्षेत्र, ये रामधारी सिंह दिनकर की ही जो है रचनाएं हैं। फिलहाल ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें उर्वशी पर मिला था, ये बात है। और रचनाओं की बात कर ली जाए दिनकर साहब के, तो वो उर्वशी है ही। एक रश्मि रथी जो कि ऑप्शन में भी है, रश्मि रथी, रेणुका, हुंकार, संस्कृति के 4 अध्याय, नीम के पत्ते, ठीक है, नीम के पत्ते, ये सारी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। और ये किस युग के हैं तो ये बता दिया जाए आपको, छाया बाद उत्तर युग, ठीक है, छाया बाद उत्तर युग के ये क्या है, लेखक या कवि रहे हैं। तो इनकी हम लोगों ने देख ली क्या, उर्वशी, रश्मि रथी, रेणुका, संस्कृति के 4 अध्याय, हुंकार, नीम के पत्ते, ये जो है इनकी। और रेणुका की बात कर ली जाए, अगर रेणुका जो है इनकी सबसे पहली रचना है, सबसे पहली रचना है किसकी, रामधारी सिंह दिनकर के। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है। ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, गारसा दत्तासी, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तीसरे के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो आपने सही कहा है, मतलब ऑप्शन भी आपने सही गेस किया होगा, गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी की एक रचना है जो कि बहुत बड़ी है, नाम ही उसका इतना बड़ा है। कमेंट बॉक्स में उसका आप ज़रूर नाम नोट डाउन करके बताएं, और ये भी बताएं कि किस भाषा में उसको लिखा गया है, गारसा दत्तासी के द्वारा, ठीक है। फिलहाल तीसरे का तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। ऑप्शन पद्मावती, क्वेश्चन है पद्मावती, पद्मावत किसकी रचना है। ऑप्शन तुलसीदास, जायसी, केशवदास, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं ना। अब देखते हैं चौथे के सही ऑप्शन की पहली बात कर ली जाए तो जायसी, इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है। और कभी कभी जैसे रामधारी सिंह दिनकर को दिनकर बुला लिया जाता है, उसी तरह मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी सिर्फ कह दिया जाता है, ठीक है। पद्मावत इनकी रचना है। और भी रचना की बात कर ली जाए तो पद्मावत के साथ इनकी है एक अखरावट, क्या, अखरावट, ठीक है। आखिरी कलाम, कलाम, और एक है कहर नामा, कन्हावत, चित्ररेखा, भक्त विनोद, भक्त विनोद, 12 मासा, ठीक है। ये सब मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। और इनकी अगर शैली की बात कर ली जाए तो ये ठेठ अवधी की भाषा का प्रयोग करते थे, ठीक है। कौन सी, ठेठ अवधी, और दोहा चौपाई में अपनी बात को रखते थे, किसमें, दोहा चौपाई में, ठीक है। एक बार में अगर बात कर ली जाए मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, कन्हावत, चित्ररेखा, 12 मासा, ये इनकी रचनाएं हैं। और इनका जो रस रहा है, ये किस रस, फिलहाल जैसे जी जैसे हर कवि, हर लेखक जो है एक रौद्र रस या करुण रस, श्रृंगार रस, इस तरह से रस में लिखते थे, अपनी अपनी उन्होंने कैटेगरी चूज़ करी थी। तो ये प्रकृति चित्रण करते थे, क्या, प्रकृति चित्रण करते थे, ठीक ना। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है चौथे क्वेश्चन का। बेताल पच्चीसी के रचनाकार हैं। ऑप्शन है लल्लू लाल, सूरती मिश्र, नाभादास, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो पांचवे का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सुरती मिश्र ही हो जाएगा सही। और बात कर ली जाए इनकी रचनाओं की तो इन्होंने लिखा है कृष्ण चरित्र, कृष्ण चरित्र, और लिखा है इन्होंने श्रृंगार सार, श्रृंगार सार, ठीक है। अब भक्त विनोद, भक्त विनोद,
छंद सागर, कवि सिद्धांत, और इन्होंने एक लिखा रस रत्न। क्या लिखा? रस रत्न। किसने? सुरती मिश्र ने लिखा। तो ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी। और दूसरा ऑप्शन पहले 5वें का सबसे सही हो जाता है। एक बार में देखा जाए, कृष्ण चरित्र, श्रृंगार सार, भक्ति विनोद, छंद सागर, कवि सिद्धांत और रस रत्न इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। आगे देखते हैं। सुहाग की निपुर के रचयिता हैं। सबसे प्रचलित और सबसे हमेशा अधिकतर हिंदी के एग्ज़ाम के टाइम में अधिकतर देखा जाता है कि ऐसे प्रश्न बनते हैं। ऑप्शन हैं अमृतलाल नागर, निराला, मोहन राकेश, उपरोक्त में से एक, उपरोक्त में से कोई नहीं। छठवें की सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, अमृतलाल नागर। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर। और भी इनकी रचनाओं की बात कर ली जाए तो सबसे बड़ा महाकाव्य इनका है महाकाल। क्या? महाकाल। इन्होंने महाकाल लिखा। ठीक है। उसके बाद लिखा शतरंज के मोहरे। क्या लिखा? शतरंज के मोहरे। ठीक है। और सुहाग के निपुर जो आपके क्वेश्चन में पूछा, ये किस भाषा में लिखा गया? तमिल भाषा में। इन्होंने कई भाषाओं में अपनी रचनाओं को लिखा है। ठीक है। अमृत और विष, मानस का हंस। मानस का हंस बहुत प्रचलित है, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मानस का हंस। ठीक है। शतरंज के मोहरे, इससे भी क्वेश्चन बना है। सुहाग के निपुर से क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं। तो फिलहाल छठवें का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाता है। संस्कृति के 4 अध्याय बहुत ही प्रचलित प्रश्न है ये भी। फिर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा, भगवती चरण वर्मा, माखन लाल चतुर्वेदी, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 7वें के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो आप जानते हैं दिनकर यानी कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा ये जो रचना है रचित है। और दिनकर की बात कर ली जाए तो क्या क्या इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं प्रचलित है, जैसे कि हम लोगों ने बात करी है आगे ना। उर्वशी, रश्मि रथी, रेणुका, संस्कृति के 4 अध्याय, हुंकार, नीम के पत्ते ना, ये छायावादोत्तर युग से संबंधित है। तो बिल्कुल हम लोगों ने इनकी बात कर ली है। अशोक के फूल के रचनाकार हैं कौन है भाई? गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, उपरोक्त में से एक, उपरोक्त में से कोई नहीं। 8वें के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो अशोक के फूल के रचनाकार है। ठीक है। यानी कि इन्होंने ही लिखा है अशोक के फूल। ठीक। और देख लेते हैं, अशोक के फूल के साथ साथ इन्होंने लिखा है विचार और वितर्क। विमर्श नहीं, विचार और वितर्क। ठीक है। वितर्क। और इन्होंने लिखा है कल्पलता। क्या? कल्पलता। कल्पलता इन्होंने लिखा है। और भी लिखा है इन्होंने कुटज। ये कुटज भी जो है बहुत ही प्रचलित है। चारु चंद्र लेख इन्होंने लिखा है। चारु चंद्र लेख इन्होंने लिखा है। ठीक है। बाण भट्ट की आत्मकथा, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बाण भट्ट की आत्मकथा। सूर साहित्य लिखा है इन्होंने। ठीक है। और इन्होंने विचार प्रवाह लिखा है। क्या? विचार प्रवाह इन्होंने ही क्या किया है? लिखा है। मैं फिर एक बार बोल देती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको पता है तो रिवाइज कर लीजिए। ठीक है। कौन कौन से? अशोक की फूल तो जो क्वेश्चन में दिया है, और विचार और वितर्क, कल्पलता, कुटज बहुत इंपॉर्टेंट है कुटज, ये आप याद रखिएगा। चारुचंद्र लेख, बाण भट्ट की आत्मकथा, सूर्य साहित्य और विचार प्रवाह जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के क्या है? रचनाएं हैं। झरना के रचयिता देखिए बहुत ही प्रचलित ये भी प्रश्न है। झरना के रचयिता कौन है? सोहन लाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, उपरोक्त में से एक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम बात कर लेते हैं अगर झरना की, तो झरना जो लिखा गया यानी कि 9वें क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई क्या है? रचना है। अब बात कर लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी ने और क्या क्या लिखा है। तो झरना, आंसू लहर, आंसू लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आजाद शत्रु, आकाशदीप
और सबसे जो इम्पोर्टेंट उनका जो उपन्यास है यानी कि कंकाल और तितली। तितली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक इरावती भी पूछा जाता है। इरावती जो एक ऐसा उपन्यास है जो क्या है इनका अधूरा है। पहला क्वेश्चन हमने प्रेमचंद का जो अधूरा था वो कौन सा उपन्यास था वो हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद के क्या कौन से अधूरे हैं। तो अधूरा उपन्यास है वो इरावती है। क्या है? इरावती है। तो कौन कौन सा? झरना के साथ साथ झरना, आंसू लहर, कमायनी, प्रेम पथिक, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आजाद शत्रु, आकाशद्वीप, ये सारी क्या है? जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। ठीक है, और हमने उपन्यास की बात कर ही ली। उपन्यास कौन कौन सी है? तितली जो कि इम्पोर्टेंट है, इरावती और कंकाल, इनकी 3 रचनाएं हैं। भारती के रचनाकार हैं गोपाल शरण सिंह नेपाली। ठीक है, या नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त, उपरोक्त में से एक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 10वें के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त के बारे में बात कर ली जाए, इनकी कुछ रचनाएं अगर देख ली जाए तो रंग में भंग, क्या? रंग में भंग, रंग में भंग, राजा प्रजा, योजक चिन्ह लगेगा भाई, राजा प्रजा और बेतालिक, और कुछ क्या बच जाता है इनका? शक्ति, एक शक्ति भी है, शक्ति पूछा गया है कई बार। तो ये जो है राजा प्रजा, वेतालिक, रंग में भंग, शक्ति, ये मैथिली शरण गुप्त की क्या है? रचनाएं हैं। आगे देखते हैं। दोहा कोश के रचयिता हैं। ठीक है, दोहा कोश के रचयिता हैं सरहपा, जो इंदु, कबीर, उपरोक्त में से एक, उपरोक्त में से कोई नहीं। 11 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो सरहपा जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब सरहपा ने भी कुछ रचनाएं लिखी हैं जो कि हम देख लेते हैं सरसरी निगाह से। एक तो गीतांजलि, क्या? गीतांजलि, गोरा, दोह कोश की बात हो ही रही है, इन्होंने रचना की है। मैथिली इनकी भाषा है, मैथिली के साथ साथ इन्होंने हिंदी, उड़िया और बंगाली में भी लिखा है। उड़ीसा में उड़िया बोला जाता है, तो उड़िया और बंगाली में भी इन्होंने अपनी रचना को लिखा है। सरहपा जो है ये सही ऑप्शन हो जाएगा पहला। प्रेम सागर के रचनाकार हैं शरद मिश्र, लल्लू लाल, सूरदास, उपरोक्त में से एक, उपरोक्त में से कोई नहीं। 12 के अगर सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, लल्लू लाल। लल्लू लाल जो है वो प्रेम सागर के रचनाकार हैं, यानी इन्होंने लिखा है। और कौन कौन सी बात कर ली जाए और कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने की है, तो प्रेम सागर के साथ साथ इन्होंने राजनीति, क्या? राजनीति, सभा विलास और माधव विलास लिखा है। ठीक है ना, ये इनकी रचनाएं हैं, राजनीति, सभा विलास और माधव विलास। एक प्रेम सागर है जो कि क्वेश्चन में है, ये इनकी रचनाएं हैं। अच्छा, ये 12वां क्वेश्चन, ये 13वां। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं, हम लोगों ने अभी अभी क्या है पढ़ा है उसको। रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद्र, मैथिली शरण गुप्त, उपरोक्त में से एक, उपरोक्त में से कोई नहीं। 13 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद जो है इन्होंने पंच परमेश्वर कहानी लिखी है। और कौन कौन सी कहानी लिखी है प्रेमचंद ने, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, जैसे दो बैलों की कथा, ईदगाह बहुत इंपॉर्टेंट है, पूस की रात और कफन ना, ये बड़े घर की बेटी, ठाकुर का कुआं, और इनकी रचनाएं जो थी वो सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि, गोदान, निर्मला। ठीक है, ये इनकी रचनाएं थी, किसकी? प्रेमचंद की। तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, उपरोक्त में से एक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 14 यानी 14 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी की ये जो है कविताएं हैं, यानी कि तोड़ती पत्थर। और कविता की बात कर ली जाए तो इन्होंने इनकी और रचनाओं की बात कर ली जाए तो इम्पॉर्टेंट है, परिमल भी पूछा गया है। ठीक है, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तुलसीदास किसके द्वारा रचित है ना, तो ये निराला साहब के द्वारा। और कुकुरमुत्ता,
ठीक है, कुकुर मुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीता गुंज। ठीक है, ये सारी चीज़ें यानी कि रचनाएं निराला जी के द्वारा लिखी गई हैं। कौन कौन? परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत कुंज। ये और इनका सबसे पहला काव्य अगर बात कर ली जाए, पहला काव्य पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, तो वो है जूही की कली। जूही की कली इनका पहला काव्य है। ठीक है, ये रहा निराला जी के बारे में, यानी कि 14 का जो सही ऑप्शन है वो दूसरा ऑप्शन आपका हो जाता है। आगे देखते हैं, हार की जीत के कहानीकार हैं। कौन है? सुदर्शन, कमलेश्वर, राघव, उपरोक्त में से एक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अगर बात कर ली जाए 15 के सही ऑप्शन की, तो जो 15 का सही ऑप्शन है वो है पहला, सुदर्शन। ठीक है, सुदर्शन जी के द्वारा ही हार की जीत कहानी लिखी गई है। और इन्होंने क्या क्या लिखा है? सच का सौदा, सच का सौदा, जो कि अब बहुत होता है क्योंकि सच कोई बोलता ही नहीं, बहुत कम लोग बोलते हैं। ऐसा आप भी मानते हैं कि नहीं? बता सकते हैं अपनी राय। फिलहाल देखते हैं आगे। सच का सौदा इन्होंने लिखा। और साइकिल की सवारी, जो कि अब गांव में होती है, शहरों में नहीं, शहरों में होती है तो सिर्फ जिम के लिए। ठीक है, साइकिल की सवारी, या एथलीट लोग करते हैं जिनको जीतना होता है साइकिल की सवारी में, जिनको स्टंट करना होता है, वो नॉर्मली कोई आने जाने के लिए अब शहरों में साइकिल का उपयोग नहीं करता ना। साइकिल की सवारी, पत्थरों का सौदागर, पत्थरों का सौदागर, अठन्ने का चोर, अठन्ने का चोर। अठन्नी कितने पैसे को कहा जाता है? अगर आपके समय चला है तो आप जानते ही होंगे, बताइएगा ज़रूर। तीर्थ यात्रा, और क्या इन्होंने लिखा है? सुदर्शन ने क्या क्या लिखा है? और तीर्थ यात्रा। ये जो है इनकी रचनाएं हैं। हार की जीत, सच का सौदा, साइकिल की सवारी, पत्थरों का सौदागर, अठन्ने का चोर, तीर्थ यात्रा। और इनका मूल नाम जो है, इनका मूल नाम, वास्तविक नाम जो था वो क्या था? बद्रीनाथ। क्या था? बद्रीनाथ। यानी कि 15 का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अच्छा, ये कैसे कैसे कहानियाँ, जैसे हार की जीत, सच का सौदा, साइकिल की सवारी, ऐसा है कि जैसे कि ज़िंदगी की भाग दौड़ में ख़त्म हो जाए सब कुछ, ये एग्ज़ाम हो जाए, कुछ एज चली जाए जब ना, तो मेरा तो ऐसे बहुत मन करता है, आपका क्या, कि एज चली जाए तो फिर हम इन सभी कहानियों को ना आराम से, अभी तो सिर्फ हम एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं पढ़ पाते। मुझे बड़ा इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, यानी कि कहानियाँ, काव्य पढ़ने में, आपको भी होगा शायद। तो बड़ी इच्छा नहीं होती है कि ये भाग दौड़ ना हो, बहुत आराम से थोड़ी सी लाइफ हो बची हो, जो लास्ट में हम लोग ये सारी कहानियों को पढ़ा जाए, इनसे सीखा जाए कुछ ना। क्योंकि अब तो एग्ज़ाम की इतनी भाग दौड़ हो जाती है, या जीवन की इतनी भाग दौड़, सीखना तो बहुत कुछ है लेकिन उसके पीछे बहुत कुछ जो वास्तविक है छूट जाता है ना। फिलहाल पहला ऑप्शन 15 का सही हो जाएगा। रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। कौन है भाई? किशोरी लाल, किशोरी लाल गोस्वामी इसी में रहेंगे ना। यहाँ पे हो जाएंगे इंशाअल्लाह खां, वृंदावन लाल वर्मा, उपरोक्त में से एक, उपरोक्त में से कोई नहीं। 16 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए, तो दूसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, इंशाअल्लाह खां। ठीक है, इंशाअल्लाह खां जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या है प्रश्न, उन पर देखते हैं। शिव शंभू के चित्र से संबंधित रचनाकार है। केशव राम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, बाल मुकुंद गुप्त, उपरोक्त में से एक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 17 का जो सही ऑप्शन है वो आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त जो है इन्होंने रचना की है शिव शंभू के चित्र। ठीक है, क्या? शिव शंभू के चित्र। आगे देखते हैं, रसिक प्रिया के रचयिता हैं। रसिक प्रिया के रचयिता कौन है भाई? केशवदास, बिहारी लाल, दादू दयाल, उपरोक्त में से एक, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो 18 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो केशव दास जो है वो रसिक प्रिया के रचयिता हैं। और भी देख लिया जाए कि क्या है केशव दास ने क्या क्या लिखा है। तो रसिक प्रिया के साथ साथ उन्होंने लिखा है कवि प्रिया, नखशिख, नख नक्षत्र यानी कि नखशिख, छंदमाला, ये छ है भाई, छंदमाला, रामचंद्रिका, जहांगीर चंद्रिका, जहांगीर चंद्रिका। और बात कर ली जाए जो जहांगीर चंद्रिका है, यही इनकी अंतिम रचना है। क्या है? अंतिम रचना है। कौन सी? जहांगीर चंद्रिका। तो क्या क्या? रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख, छंदमाला, रामचंद्रिका, जहांगीर चंद्रिका, ये इनकी रचनाएं हैं केशवदास जी की। कुटज के रचयिता हैं, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, शांति प्रिया, प्रिया द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय, उपरोक्त में से एक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 19 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो जो है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। और इनके बारे में अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना, इनकी रचनाओं के बारे में। आंसू के रचनाकार हैं, देखिए झरना आंसू की बात हुई थी, जयशंकर प्रसाद निराला, नंदन पंत, उपरोक्त में से एक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 20 के जो सही ऑप्शन है वो जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, जो कि हम लोगों ने झरना आंसू लहर कमाने की बात की थी जब इनसे संबंधित सबसे पहले प्रश्न आया था ना। इनका अधूरा जो महाकाव्य था कौन सा था वो कमेंट बॉक्स में आप अभी बताइए, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा था। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। ये प्रस्तुत पंक्ति जो है वो किसके ये पंक्ति जो है किसके द्वारा रची गई है या लिखी गई है? सूरदास, कबीर दास, रहीमदास, उपरोक्त में से एक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि चंदन के पेड़ से जो विष है, यानी कि जो सांप हैं वो लिपटे रहते हैं, लेकिन फिर भी चंदन का पेड़ विषैला नहीं होता है। उसी तरह इंसान को होना चाहिए, मतलब ये जो है सामाजिक नैतिकता की बात करते हैं। तो 21 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, यानी कि ये जो पंक्ति है वो रहीम दास जी के द्वारा लिखी गई है। इन्होंने क्या क्या लिखा है जो कि प्रचलित है? रहीम दोहावली, ठीक है, रहीम दोहावली। इसके साथ साथ श्रृंगार सोरठा, श्रृंगार सोरठा। और इन्होंने लिखा है तुलसीदास। क्या लिखा है इन्होंने? तुलसीदास। अच्छा, रहीम तुलसीदास गुरु थे इनके, तुलसीदास, ठीक है। तुलसीदास किसने लिखा है इसके बारे में हम लोगों ने बात की कि निराला साहब ने तुलसीदास लिखा है, ठीक है ना। तुलसीदास जो थे इनके गुरु थे। ये अपना गुरु किसे मानते थे? तुलसीदास को, तुलसीदास को। और तुलसीदास लिखा किसने है? ये निराला ने लिखा है, ठीक है, निराला साहब ने लिखा है, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, ठीक है ना। आगे चलते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, ठीक है। के रचनाकार कौन है? रसखान, तुलसी, बिहारी, उपरोक्त में से एक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लेखक पूछा है। 22 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो ये तुलसीदास ही जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे आपके लिए, तुलसीदास। तुलसीदास ने क्या क्या लिखा है? सबसे ज़्यादा प्रचलित रामचरितमानस। रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है ये आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताएं, ठीक है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, गीतावली, भैरवे रामायण, रामायण, सतसई। देखिए सतसई इन्होंने लिखी, यानी कि तुलसीदास ने, लेकिन मतीराम सतसई अगर की बात कर ली जाए तो मतीराम सतसई मतीराम ने लिखी है। तो तुलसी जो है बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पे। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में का नाम, किसका नाम लिया जाता है? मतलब कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, उपरोक्त में से एक, उपरोक्त में से कोई नहीं ना। अगर सही ऑप्शन की बात कर ली जाए 24 के, तो 24 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका सूरदास। क्या? सूरदास। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सूरदास। सूरदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? सूर सागर, सूर सारावली,
और इसके साथ साथ और कौन कौन सी हैं आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करें। ये आसान है ना, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। रामचरितमानस की भाषा क्या है? प्राकृतिक ब्रज भाषा, अवधि, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए अभी मैंने पूछा वही क्वेश्चन आ गया। 25 के अगर सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो अवधि है बिल्कुल, ठीक है। और रामचरितमानस किसके द्वारा रचित है? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। भूषण किस रस के कवि हैं? रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, उपरोक्त में से कोई नहीं। 26 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो वीर रस है। जैसे चढ़ चेतक पे तलवार उठा करता था भूतल पानी को, ये जो है वीर रस का उदाहरण है ना। और झांसी की रानी की जो कविताएं हैं वो वीर रस ना, जिसमें वीर रस पूरी तरह से उत्साह बहुत ज़्यादा हो। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू, पुष्प दंत, सरहपा, उपरोक्त में से कोई नहीं। 27 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो स्वयंभू जो है बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। ये इन्हें आदि एक कवि कहा जाता है हिंदी का, ठीक ना। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 4, 5, 7। तो इसमें सोचना नहीं है, 7 है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग लेखक है? श्याम सुंदर दास, हरिशंकर परसाई, विद्या निवास मिश्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि व्यंग कसना, अगर कोई चीज़ घटित हो रही है समाज में या कुछ किसी ने उपन्यास लिखा उसमें ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया तो वो आलोचनात्मक तरीके से उस पर टिप्पणी रखते थे कविता के माध्यम से, अपनी रचना के माध्यम से। वो कौन है? तो 29 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो हरिशंकर परसाई हैं। कौन है? हरिशंकर परसाई हैं। हरिशंकर परसाई ने विरोधाभास जैसी रचनाएं लिखी, जैसे ज्वाला और जल, हंसते हैं रोते हैं, यानी कि एक तरफ हंसने की बात हो रही है, एक तरफ रोने की बात हो रही है। हंसते हैं रोते हैं किसकी है? हरिशंकर परसाई की रचना है। और कौन कौन सी बात करें? जैसे उनके दिन फिरे, यानी कि समय के साथ बदल जाना, फिरे, ठीक है। भोला राम, और इन्होंने लिखा भोला राम का जीव। एक इन्होंने लिखा तट की खोज, किसकी? तट की खोज। तो देखिए ज्वाला और जल, हंसते रोते, जैसे उनके दिन फेरे, भोला राम का जीव, तट की खोज, ये इनकी क्या है? रचनाएं हैं हरिशंकर परसाई जी की, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। आपका बंटी जो है रचना में किस समस्या की बात की गई है? राजनीति समस्या, तलाक से जुड़ी समस्या, शिक्षा समस्या, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें तलाक से जुड़ी बाल समस्या के बारे में बात की गई है। हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है? राजेंद्र अवस्थी, रमेश बख्शी, राजेंद्र यादव, उपरोक्त में से कोई नहीं। 31 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो राजेंद्र अवस्थी ने कादम्बिनी पत्रिका का संपादन किया था। आगे देखते हैं। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो दिनकर जी के बारे में हम लोगों ने पहले बात कर ली। फिलहाल बात कर लेते हैं कि किस रस को ये प्रधानता देते हैं अपनी रचनाओं में। तो वीर रस बिल्कुल सही हो जाएगा। निराला को कैसा कवि माना जाता है? कवि माना जाता है, ठीक है। कवि यहाँ पे होंगे, कवि माना जाता है। क्रांतिकारी, अवसरवादी, भाग्यवादी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कवि होगा फिलहाल। तो 33 के सही ऑप्शन की बात कर ले जाए, ये क्रांतिकारी हैं। क्यों क्रांतिकारी कहा जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताएं। से क्या इन्होंने रचनाओं में अपने बदलाव किया कि इन्हें क्रांतिकारी स्वभाव का माना जाता है। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है 34 का सही ऑप्शन जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में जो जरूरी रचनाएं हैं वो आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताइए। आगे देखते हैं। कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? सदा सुखलाल, गोस्वामी विट्ठल नाथ, राजा लक्ष्मण सिंह,
उपरोक्त में से एक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि कालिदास की जो रचना थी अभिज्ञान शकुंतलम, इसका हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा किया गया। तो ये थे 35 क्वेश्चन, और बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका इन 35 क्वेश्चनों में कितना स्कोर रहा, और आपको सबसे पहले ये क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, और आपको लगता है कि जो कंटेंट है वो आपके लिए बेहतर था, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इन वीडियोस के साथ। और भी वीडियोज अपलोड की जा चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद, और आप मेहनत करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।